हाँ, नमस्कार बच्चों। कविवर सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता का परिचय मैंने इससे पूर्व के व्याख्यान में आपको दिया था और उसका प्रथम पद पढ़ाया था। आज उसी कविता को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता में कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। बताया था ना मैंने आपको किस प्रकार से चांदनी रात में कवि नौका विहार कर रहे हैं और गंगा का मानवीकरण करा है, गंगा को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। उसी को आगे सुनिए। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। यहाँ पर कवि वर सुमित्रा नंदन पंत वर्णन करते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर, मतलब कि चांदनी रात का पहला प्रहर था और हम गंगा की धारा में नाव लेकर, सत्वर मीन्स शीघ्रता से, हम गंगा की धारा में नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े। कब? चांदनी रात के प्रथम पहर में, है ना। फिर सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। और कवि कहते हैं कि नाव की पाले चढ़ी, पाले खोल दी गई हैं और उठा लंगर, उसका लंगर उठा दिया गया है। किस प्रकार? सिकता की, जिस प्रकार से कि सीपी के खुलने पर, देखो सिकता का क्या अर्थ है? सिकता कहते हैं रेत को, रेत राशि, है ना। और स्मित माने धीरे धीरे मुस्कुराना, मंद मुस्कुराहट को कहते हैं। तो जिस प्रकार से सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकना, मोती की ज्योत्सना, मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार रात्रि में, है ना, गंगा का जो तट है उस पर चांदनी की चमक में श्वेत रेत राशि जो है वो चमक रही है, मतलब चमकने लगी है। रेत जो है वो किस प्रकार से चमक रही है? जिस प्रकार से कि मोती चमकता है, सीप के अंदर मोती चमकता है ना। मधु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। उस समय लघु तरणी, तरणी माने नाव, छोटी सी नौका, छोटी सी नाव, हंसनी सी सुंदर, यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार आ गया, हंसनी के तरह सुंदर छोटी सी नाव, मधु मंद मंद मंथर मंथर, है ना, धीरे धीरे मंथर गति से, मंद गति से आगे बढ़ने लगी, है ना। वह अपने श्वेत पाल रूपी पंखों को फैलाकर, देखो तिर रही मतलब तैर रही है, खोल पालों के पर, है ना, पाल रूपी पंखों को फैलाकर अर्थात अत्यंत आकर्षण रूप में तिर रही माने जल की धारा में तैरने लगी। क्या चीज़? छोटी सी नौका हंसनी के समान धीरे धीरे मंद गति से अपने श्वेत पाल रूपी परों को फैलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, आकर्षण रूप से उस जलधारा में तैर रही है। स्पष्ट हुआ बच्चों? आगे देखिए। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दूरे ऊंचे लगते क्षण भर। उस समय गंगा का जल, निश्चल जल, उस समय जो गंगा का जल है वो स्थिर, निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण सा लगने लगा, दर्पण के समान स्वच्छ लग रहा था, जिस पर चांदी के समान श्वेत रेतीला तट प्रतिबिंबित होने लगा, है ना। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, चांदी के समान श्वेत रेतीला तट, रेत से भरा हुआ तट प्रतिबिंबित होने लगा।
इस प्रकार गंगा के दोनों तट क्षण भर के लिए अत्यंत ही ऊंचे प्रतीत होने लगे। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर दोनों ही तट ऊंचे प्रतीत होने लगे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। और रात्रि के समय कवि ने स्पष्ट करा है कि रात्रि के समय काला कंकर का राजभवन गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा था। रात्रि में जो राजमहल की राजभवन की जो छाया थी वो गंगा में प्रतिबिंबित हो रही थी, मानो वह शांत निश्चित तथा प्रसन्न होकर जल राशि में लेट कर सो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सोया जल में क्या चीज़, जब उसकी छाया जो है वो उसमें जल में प्रतिबिंबित हो रही थी, तो कवि ने स्पष्ट किया है कि मानो वो राजभवन शांत होकर के जल में सो रहा था और पलकों पर वैभव स्वप्न सगर, और उसकी पलकों पर राजभवन के अतीत वैभव सघन स्वप्न जैसा उद्वेलित हो रहा था। भाव ये कि रात्रि में जो राजभवन का प्रतिबिंब था वो जल राशि में उभर रहा था, जिससे उसके वैभव की आकर्षण झांकी दिखाई दे रही थी। स्पष्ट हुआ बच्चों? तो इसमें विशेष रूप से कवि ने क्या बताया, देखिए एक तो अलंकार बताना है अपने को, और दूसरा रात्रि में गंगा प्रभाव तथा नौका विहार का आकर्षण रूप यहाँ पर चित्रित किया है। दृश्य बिंब का श्रेष्ठ और सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर उपमा रूपक तथा मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है ना। ये इस पद में मैंने बताया था ना, हंसनी सी सुंदर, है ना, ये उपमा अलंकार हो गया। मानवीकरण तो इस पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार है ना। मैंने बताया था जब मानवीय व्यवहारों को प्रकृति प्रदत्त व्यापारों पर चित्रित करते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। तो ये दूसरा पद समाप्त होता है। इसके आगे देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब इसमें भी वही है, सुमित्रा नंदन पंत चांदनी रात में नौका विहार कर रहे हैं और रात्रि में गंगा में नौका विहार का वह करते हुए गंगा के आकर्षण का, गंगा के सुंदर स्वरूप का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पर प्रस्तुत करा है कि जब नाव लेकर चलने से जलधारा में हिलोरें उठती हैं, नौका से उठती जल हिलोर, जब नाव जल की धारा में विचरण करती है तो जो हिलोरें उठती हैं तो ऐसा लगता है हिल पड़ते नभ के ओर छोर, मानो नभ आकाश के सभी कोने, ओर और छोर सभी कोने हिलने लगे हैं। हाँ, यहाँ पर मतलब जब नाव जो है वो पानी में विचरण करती है, पानी में चलती है, तो कभी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, देखो ये दूसरा वाला पद है, इसी के आगे इसको कंटिन्यू करा है हमने कि जब नाव, है ना, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नाव के चलने से आकाश के सभी कोने हिलने लगे हैं। विस्फाटित नेत्रों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। कवि कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात लहरों के कारण जब नाव हिल रही थी ना, तो उसमें कवि ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश भी हिलने लगा हो, है ना। और रात्रि में तारक दल, आकाश में चमकने वाले जो चंचल तारे, है ना, कुछ खोज रहे चंचल तारक दल माने तारे, स्थिर रहकर अपनी फैलाई गई अर्थात खुली आंखों से कुछ खोज रहे हैं और अपनी चमक से आकाश के मध्य भाग को
नभ का अंतस्थल जो ज्योतित कर मतलब कि चमका रहे हैं अर्थात आकाश के मध्य भाग को आलोकित कर रहे हैं, है ना। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और इन तारे रूपी दीपों को अपने चंचल अंचल की ओट में किए निरंतर बनने टूटने वाली लहरें, है ना, क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही हैं, प्रतिपल परिवर्तित हो रही हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन तारों रूपी दीपों को अपने चंचल अंचल की ओट में कर है ना, गोद में छुपाकर निरंतर बनने टूटने वाली लहरें क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही हैं, है ना, पल पल में परिवर्तित हो रही हैं। आगे देखिए इसी को। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कच्चों में हो ओंचल, है ना। कच्चों कहते हैं केशों के लिए, है ना। तो कवि कहते हैं कि सामने शुक्र की छवि झलमल, आकाश में शुक्र तारा चमक रहा है, रात का वातावरण है, चांदनी रात है ना, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। आकाश में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं और उसी में शुक्र तारा भी चमक रहा है। उसकी सुंदर छवि, सामने शुक्र की छवि झलमल, उसकी सुंदर छवि गंगा की जलधारा में झिलमिला रही है, झिलमिल रूप से तैरते हुए अत्यंत ही आकर्षण लग रही है। मानो उस समय, है ना, तैरती परिसी जल में कल, मानो उस समय निशा रूपी नायिका रुपहले बालों से, है ना, रुपहले कचों में हो जल, कचों माने बाल केश बताया था ना मैंने, मानो उस समय रात्रि रूपी नायिका रुपहले बालों से अपने चेहरे को ओझल कर रही है। इस कारण उसने लहरों के घूंघट में झुक इस कारण उसने लहरों का घूंघट धारण कर रखा है, केशों को छुपा रही है और लहरों का घूंघट धारण कर रखा है। दशमी का शशि नीचे तिर्यक मुख, है ना, और दशमी के चंद्रमा, तिर्यक कहते हैं टेढ़ा या तिरछा, तो दशमी के चंद्रमा रूपी मुख को, है ना, देखिए लहरों के घूंघट में झुक मतलब कि लहरों का उसने घूंघट, कौन, नायिका, निशा रूपी नायिका, है ना, उसने लहरों का घूंघट धारण कर रखा है। और दशमी के चंद्रमा रूपी मुख को, अपने जो मुख है नीचे, दशमी के चंद्रमा रूपी मुख को तिर्यक मुख मतलब थोड़ा सा तिरछा करके दिखलाता मुग्धा सा रुक और इस प्रकार प्रदर्शित कर रही है मानो कोई मुग्धा नायिका जैसे रुक रुक कर दृष्टिपात कर रही हो, है ना। नायिका के रूप जो मैंने आपको बताए थे उसमें मुग्धा जो नायिका होती है, कवि ने उसका वर्णन करा है कि मानो वो अपने मुख को थोड़ा सा तिरछा करके लहरों के आंचल में छुपाकर मानो वह रुक रुक कर दृष्टिपात कर रही है। मतलब कवि के कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों में ये है कि रात्रि में गंगा के प्रभाव में, है ना, गंगा नदी का जो प्रभाव है उसमें चंद्रमा का बिंब तिरछा पड़ने से दशमी के चांद की आकृति सा लग रहा है और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुग्धा नायिका का टेढ़ा मुख जैसा होता है ना। इसको यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। पूरा ही मानवीकरण अलंकार है, बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है। रात्रि के प्राकृतिक वातावरण को छायावादी शैली में कवि ने चित्रित किया है। कवि कल्पना का यहाँ चमत्कार देखे द्रष्टव्य है ना। यहाँ कवि की कल्पना, छायावादी सुंदरता का वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। रूपा
उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, ये सब अलंकार इन पंक्तियों में हैं, है ना। तो ये स्पष्ट हुआ। आगे जो व्याख्यान होगा उसमें इसी कविता को हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके 3 पद हमने पढ़ लिए हैं, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। और जो प्रकृति चित्रण वाला कवि का पंत का जो प्रकृति चित्रण वाला प्रश्न मैंने आपको बताया है, उसमें भी आप यदि ये कविता आपको याद हो जाती है तो इस कविता की कुछ पंक्तियाँ आप उसमें भी उदाहरण के तौर पर डाल सकते हैं। उसमें जब कवि ने प्रकृति को चित्रित किया था तो मैंने बताया था आपको आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, है ना, अलंकारिक रूप में। तो उसमें एक मैंने मानवीकरण बताया था, मानवीकरण के रूप में, है ना। तो ये पूरी ही कविता में मानवीकरण अलंकार की सुंदर झलक हमें देखने को मिलती है। कोई भी सुंदर पंक्तियाँ आप उदाहरण के तौर पर उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।